हेलो आयशा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो चलिए, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ठीक। आपको मैं बताता हूँ कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो पहले चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही चीज होता है, तो आप बोलोगे नहीं, दोनों में डिफरेंस तो है। तो ग्रेविटेशन हम किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। अगर किसी भी दो बॉडी में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है? तो फिर ग्रेविटी क्या है सर? तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? इफ वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज द अर्थ, देन ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब देखो, ग्रेविटेशन क्या हो रहा था, दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। बट ग्रेविटी हम तभी बोलेंगे जब एक बॉडी हमारा जो होगा वो अर्थ होगा, उस समय हम उसको ग्रेविटी बोलेंगे। गॉट इट? ठीक है। यस सर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बोला गया है कि अगर दो बॉडी है, तो वो दो बॉडी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो कभी आपने ये सोचा है कि लाइक जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर दो बाइक है, ठीक है, दो बाइक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। या फिर अर्थ है, अर्थ के अंदर हम लोग होते हैं, तो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है, मैं अर्थ को अट्रैक्ट करूंगा, ठीक है? जब अर्थ मुझे अट्रैक्ट करता है, मैं अर्थ के ऊपर तो हूं, बट जब मैं अर्थ को अट्रैक्ट करता हूं तो अर्थ मेरे ऊपर क्यों नहीं आता है? कभी ये सब आपने सोचा है? तो इसका देखिए, नहीं सोचा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। एक्चुअली क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक है? तो एक्सलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। अगर मास हमारा ज्यादा हुआ तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अर्थ का मास हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसलिए अर्थ एक्सलरेट होकर के हमारे ऊपर नहीं आता है, ठीक है? और हमारा बॉडी काफी मास काफी कम है, इसलिए अर्थ अट्रैक्ट करती है तो हम उनके ऊपर हो जाते हैं, ठीक है? ये तो चलिए ठीक है सर, एक का मास ज्यादा था कम था, आपने इस लॉ के हिसाब से क्लियर कर दिया। बट सर, जब दो बाइक की आप बात कर रहे हैं, तब दोनों का मास तो सेम है ना। यहाँ पे क्या है, तो सेम है, ठीक है? तो जब मास सेम है सर, तो ये दोनों को कोलाइड कर जाना चाहिए था, दोनों में लाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा फिर, ठीक है? तो ये भी नहीं होता है ड्यू टू सम रीजन। क्या रीजन होता है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, बाइक मान लीजिए आपकी खड़ी होती है, तो सिर्फ बाइक नहीं होता ना, उसके आसपास मान लीजिए पेड़ होते हैं, घर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? जो क्या करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं, ये इनको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इनको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये उनको अट्रैक्ट करता है। आया समझ में? जिसके कारण क्या होता यस। है कि ये अपने ही पोजीशन में खड़े रहती है और ये अपने पोजीशन में ही खड़ा रहता है। तो एक एक्सेप्शन केस में बता रहा हूं कि अगर पूरे अर्थ में मान लो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो, कुछ भी, सिर्फ दो बाइक हो, सिर्फ दो बाइक, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी ना हो, सिर्फ दो बाइक हो, तब ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। है समझ में, क्लियर है यस आयशा? सर। उसके बाद फिर एक और हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि सर, न्यूटन ने तो बोला था, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सर, सोलर सिस्टम में ये सन है ना, अर्थ, ये सन है, तो अर्थ जो सर रिवॉल्व इसके अराउंड कर रही है, तो ये और अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो सर, ये दोनों आपस में फिर कोलाइड क्यों नहीं हो जा रहा है? आपने अभी एक एक बताया कि सर, जब दोनों का मास अलग अलग होता है तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ से बता दिया, ठीक है? जब सर मास सेम होता है, ठीक है, मास सेम होता है, और जब वो स्टेशनरी होते हैं तो कोलाइड क्यों नहीं करता, वो भी रीजन आपने बताया।
अब सर इसमें क्या रीजन है, लाइक अर्थ जो है वो सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बट कोलाइड नहीं कर रहा है ये लोग। तो आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। वो एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ आपको अभी, कि जैसे मान लो आपने आपका ये आपने क्या किया, समझ लो आपका हैंड है, ठीक है। आपने क्या करा, एक थ्रेड लिया और उस पे एक बॉल को बांध दिया। अब उसको क्या कर रहे हैं आप, सर्कुलर मोशन पे उसको रोटेट करवा, ठीक है, ऐसे करके रोटेट कराया आपने, ठीक है। तो जब आप रोटेट करा रहे हैं तो उस समय क्या कर रहा है, ये हैंड जो है इस बॉल को अट्रैक्ट किए हुए है, ठीक है। तो जब मैं इसको रिलीज करता हूं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैं छोड़ देता हूं, तो क्या होता है, बॉल इस डायरेक्शन में ही चला जाता है, ठीक है। तो क्यों जा रहा है, कभी सोचा आपने, कोई फोर्स होगा जो इसको अट्रैक्ट किया होगा तभी ये जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी सर्कुलर मोशन टाइप से कुछ होता है तो अंदर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। Yes. अब ये दोनों फोर्स करता क्या है, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट्स व्हाई ये जो बॉल हमारा था वो सर्कुलर वे में ही मेंटेन किया गया है, किया हुआ है समझ में। Yes, sir. इसका यही रीजन है कि लाइक सन अर्थ को मतलब अट्रैक्ट करते हुए और अर्थ सन को अट्रैक्ट करते हुए दोनों आपस में कोलिजन नहीं होता है, इसका रीजन यही है, ठीक है। आगे समझ में। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ का इक्वेशन देख लेते हैं, कैसे उन्होंने ड्राइव करा है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मैं डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद Yes, देखिए sir. दो मास हमने ले लिया, ठीक है, टू डिफरेंट मास m1 एंड m2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडीज है, दोनों आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये F फोर्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी F फोर्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मैंने ले लिया है r, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है क्या है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses। तो यहाँ m1 m2 था, तो directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और inversely proportional क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब मैं ये दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपको भी पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म लगता है जिसको हम यहाँ पे कैपिटल G बोलेंगे, तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इस कैपिटल G को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कैपिटल जी। Universal gravitational constant. हाँ, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर एक केस बनता है, इफ अगर मेरा m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने, और डिस्टेंस को भी मैंने 1 ले लिया, मतलब r भी 1 ले लिया, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G के बराबर हो जाएगा, है समझ में। उसके बाद Yes, इसका sir. एस, हाँ उसके बाद इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, SI यूनिट आता है लिखने के लिए। तो देखिए SI Yes, यूनिट sir. कैसे लिखेंगे बता देता हूँ मैं। जैसे मान Newton लो, meter square per kg. हाँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स
इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1m2। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस को हम लोग मीटर से करते हैं बट स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे m1 m2 है तो m1 उसके लिए क्या बोलते हैं मास के लिए केजी लेते kg हैं, square. केजी इंटू केजी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Kg square. ठीक है, हाँ ये हमारा निकल गया एसआई यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये Yes. कैपिटल जी का, हाँ कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ आपको। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद इसका यूनिट बता देंगे। क्लियर है? ठीक है, Yes. अब क्या है कि ये जो कैपिटल जी है इसके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड नेचर एंड द साइज ऑफ द बॉडीज। तो पहला तो ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए इसको रब कर देता हूँ पहले। तो सबसे पहला क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, the value of g does not depend upon the nature of the medium between the two bodies. Nature of the medium the two bodies. इसी कारण से, इसी दो रीजन के कारण से हम g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि why we are calling that g is a universal gravitational constant, तो बोल देना कि ग्रेविटेशनल जो हमारा कैपिटल जी है that is not depend upon the nature and size of the bodies and does not depend upon the nature of the medium between the two bodies। तो ये दो रीजन के कारण हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ लाइक साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं कि उन्होंने अपने अपने थ्योरी में क्या क्या बोल रखा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला था वो टॉलमी था। ठीक है, पहला जो हमारा साइंटिस्ट था वो टॉलमी था। ठीक है, टॉलमी था, उन्होंने क्या करा था 140 एडी, मतलब कि बहुत 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 पहले उन्होंने एक थ्योरी दिया था। थ्योरी में क्या बोला था कि अर्थ जो है ना वो सेंटर में होता है। अर्थ क्या बोला था उसने, अर्थ सेंटर पे होता है और Central. जितने भी प्लानेट है वो इनके रिवॉल्व करता है, इनके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो अर्थ सेंटर में हो जाने के कारण इनका जो थ्योरी का नाम पड़ गया, वो थ्योरी का नाम पड़ गया जियोसेंट्रिक। क्या पड़ गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। Geocentric. क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ इनके अकॉर्डिंग सेंटर में था, जिसके लिए इसके थ्योरी का नाम हो गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद कुछ साल बीते, उसके बाद आया निकोलस। निकोलस आया, निकोलस ने बोला कि भाई अर्थ नहीं होता है सेंटर पे, सेंटर पे होता है सन। सेंटर पे कौन होता है, सन, और बाकी Sun. अदर प्लैनेट जो है उसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं। ठीक है, तो जब सन सेंटर पे हो गया तो इनके थ्योरी का नाम पड़ गया हेलियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हेलियो का मतलब होता है सन, तो इसलिए इनका थ्योरी का नाम पड़ गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया। ठीक है, उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, टाइको बोलते हैं उसको, टाइचो ब्रा। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने बोला भाई तुम लोग कहाँ लगे पड़े हो, अर्थ अर्थ सेंटर पे होता है, सन सेंटर पे होता है, लो मैंने बोल दिया सेंटर में मून होता है। क्या बोल दिया इसने, सेंटर पे मून होता है। Sun. तो Moon of याद the. रखिएगा अभी जितने भी साइंटिस्ट जो भी चीजें बोल रहे हैं उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब आया फोर्थ में आपका गैलीलियो। ठीक है,
गैलीलियो क्या बोला, हेलो आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. गैलीलियो ने क्या बोला कि ये एक प्रूफ के साथ आया। गैलीलियो बोला कि भाई सेंटर पे जो है ना वो सन ही होता है, ठीक है। और ये प्रूफ किसके साथ आया कि टेलीस्कोप बनाया था, तो टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने क्या बताया कि सेंटर पे कौन होता है, सेंटर पे सन होता है। और ये और गैलीलियो को बताने से पहले किसने बोला था कि सेंटर पे सन होता है, तो निकोलस ने बोला था। तो गैलीलियो ने क्या करा कि निकोलस का जो थ्योरी था उसको सपोर्ट करा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट करा। और गैलीलियो ने ये जो थ्योरी दिया था, मतलब कि ये जो बताया था कि सेंटर पे सन होता है, तो किस ईयर में बताया था, तो 1609 इस समय उन्होंने बताया था विद अ प्रूफ। इनके पास एक प्रूफ था कि टेलीस्कोप से उन्होंने उसके हेल्प से बोला था कि सन जो है वो सेंटर पे है। ये तो हो गए साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये लोग जो बता रहे थे, ये लोग आपस में यही सब डिस्कशन कर रहे थे कि सेंटर पे कौन होगा, अर्थ होगा ना सन होगा या मून होगा, ठीक है। लास्ट में फिर गैलीलियो आया, उन्होंने फिर एक प्रूफ के साथ बता दिया कि भाई सेंटर पे सन ही होगा। तो अभी तक ये लोग जो है ना पाथ के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा था। अभी इन लोगों को क्या लग रहा था कि सन मान लो सेंटर पे है, लास्ट में गैलीलियो ने सही बता दिया कि भैया सन सेंटर पे है, बाकी प्लैनेट इनके अराउंड मूव कर रहे हैं। तो सबको लग रहा था कि ये जो मूव कर रहे हैं ना वो सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं। कौन से वे में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर वे में, Circular moon. ठीक है। तो कुछ दिन बीते, उसके बाद आया कैपलर्स, ठीक है। कैपलर्स ने बोला कि भाई ये सर्कुलर वे में मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बोला, इन्होंने बोला ही स्टेटेड थ्री लॉज विच गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, विच गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, these are known as the Kepler's law of planetary motion। क्या बोला, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो कैप्लर्स ने अपने उसमें 3 लॉज दिए हैं, ठीक है। कैप्लर्स ने क्या दिया, 3 लॉ दिया है, ठीक है। तो वो तीनों लॉ किस पे डिपेंड करता है कि जो ये जो प्लैनेटरी मोशन हो रहा है ना उसी के ऊपर इन्होंने 3 लॉ को दिया है। तो सबसे फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ में बोलता है, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ में बोलता है all the planet revolve around sun in close elliptical orbit and sun is at one focus of the ellipse। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि लाइक जो हमारा और भी जितने प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं वो इलेप्टिकल वे में करते हैं। जैसे मान लो हमने सन को रखा, तो सन को मान लो कहाँ पे रखा, तो अगर मान लो सन को मैं सेंटर पे रख दूंगा तो ये भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि कैप्लर्स ने क्या बोला कि वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज इलिप्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलिप्स एंड द सर्कल। तो मैं आपको बताता हूँ इलिप्स और सर्कल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया एलिप्स का शेप, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है तो आप लोग समझ जाइएगा, ये एलिप्स है और ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में क्या होता है ना, अगर सेंटर से मैं कहीं पे भी जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, तो मेरा डिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है। बट अगर इलिप्स में की बात करूं मैं, तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है इलिप्स में बेसिकली देर आर 2 फोकस, ये 2 को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो कैप्लर्स ने बोला था कि सन इज एट वन ऑफ द फोकस, मतलब चाहे सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा या यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सारे ऑर्बिट बोल सारे जो प्लैनेट है वो इनके अराउंड मतलब इसी वे में मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ। लेकिन हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लाइक ये सेंटर से है ना, सेंटर से सन का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको बोलेंगे ए ई, ठीक है। फिर यहाँ पे तो हम लोग बोलेंगे a,0,
फिर यहाँ पे इसको बोलेंगे -a,0, इसको बोलेंगे हम लोग 0,b। इलिप्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग a, इसलिए इसको a,0 रखा है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं, इसलिए -a,0 रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को मैं बोलता हूँ मेजर एक्सिस में, नहीं मतलब कि इलिप्स में बोला जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसमें भी वही है, ये इसका डिस्टेंस b होता है, फिर इसका भी b होता है, इसलिए वो 0,b और 0,-b लिखा हूं। और इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी एक मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ। क्या मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ, ये बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन लिखा देता हूँ, सर्कल और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं, देखिए, r। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू a², ठीक है। वो जब वो 0,0 होता है तो उस समय का मैंने बताया, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया और ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया, ठीक है। तो ये जो इलिप्स जो है, जैसे मान लो ये सर्कल होता है ना, ये सर्कल है, ठीक है। उसको ऊपर से और नीचे से अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो देखना इस तरह का शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसको कितना कंप्रेस करेंगे वो बताता है हमें इसेंट्रिसिटी। क्या बताता है? इसेंट्रिसिटी। आप कभी भी देखना सर्कुलर स्ट्रक्चर का कोई अगर आपके पास शेप होगा, टॉयज होंगे, तो आप उसको ऊपर और नीचे से या दाएं और बाएं से अगर आप उसको प्रेस करोगी तो इस तरह का शेप ले लेते, ठीक है। ऐसा तो ये कौन बताता है कि कितना वो प्रेस करेंगे, तो बताता है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का क्या रिलेशन है भाई? तो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन है b² इक्वल्स टू a² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e², ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल इसेंट्रिसिटी को मैं 0 बोल देता हूं, इफ वी टेक इसेंट्रिसिटी एज 0, तो इसेंट्रिसिटी अगर 0 में बोलूंगा तो b² इक्वल्स टू a² नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग पुट करेंगे यस सर। इस पे पुट करने जा, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a इक्वल्स टू 1। एलसीएम मेरा a² आ गया, तो ये हो गया x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। नहीं आ गया सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। यस सर। जब इसेंट्रिसिटी मतलब कि अगर हम कंप्रेस ही नहीं करेंगे तो वो सर्कल बन जाएगा, और कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सर्कल को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो बनेगा ये इलिप्स बनेगा। कितना कंप्रेस करेंगे वो बताएगा हमें इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। आया समझ में? अगर इसेंट्रिसिटी यस सर। 0 हो गया, इसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो अभी हम लोगों ने देखा क्या बन जाएगा? सर्कल, ठीक है। अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो सर्कल, और 0 से 1 के बीच में जाने लगेगा तो हमें क्या मिलेगा? इलिप्स वाला शेप मिलने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको कोई ये जितना मैंने कराया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोग यस सर। चलते हैं कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक है, कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है पहले वो हम देख लेते हैं। कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे that the line joining the planet to the sun
sweeps over equal areas in equal interval of time। ठीक है, तो मतलब एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये इलिप्स बनाया मैंने, अभी हम सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये मान लो हमने इलिप्स बनाया, तो इलिप्स बनाने के बाद मैंने क्या बोला था, सन जो यहाँ होगा या यहाँ होगा, मैंने मान लिया सन यहाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अगर कोई प्लैनेट, अगर जैसे मान लो कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, मूव कर, ठीक है, तो अगर वो इस जगह में होता है तो वो सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है, आया समझ में, और इस पोजीशन पे होता है यस तो सबसे फारेस्ट माना जाता है सन से, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, क्या बोला मैंने आपको, यस सर। क्या बोला बताना। अगर इस पोजीशन पे होता है तो सबसे नियरेस्ट होता है, और इधर वाली पोजीशन पे होता है तो सबसे फार होता है। हाँ, तो जब सबसे नियरेस्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद है कुछ, लाइक सबसे नियरेस्ट अगर होता है तो उसका नाम क्या होगा, और सबसे फारेस्ट होगा तो उसका नाम क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको। नो सर। तो चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं पेरिफिलियम, अगर ये, इसको बोलते हैं जो सबसे नियरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं पेरिफिलियम, ठीक है। और जब से सबसे दूर में होता है उसको बोलते हैं एफ्लियो, ठीक है। इसको लाइक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में भी अगर कोई लिखता है तो उसको पेरिगी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और इसको बोलते हैं अल्फागी, ठीक है। यस सर। तो ये मैं लिख देता हूँ आपको, चलिए। तो ये किसके लिए होता है, फॉरेस्ट, किसके लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये होता है फॉरेस्ट के लिए, और ये किसके लिए होता है, क्लोजेस्ट के लिए, ठीक है। इस पोजीशन में से वो सबसे क्लोजेस्ट होता है, ठीक है। तो यह कैप्लर्स सेकंड लॉ में क्या बोल रहा है, मतलब क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, डेफिनेशन तो मैंने आपको कैप्लर सेकंड लॉ में बोल दिया गया, बट इसमें ऑब्जर्व किया गया सेकंड लॉ में, ऑब्जर्व ये किया गया है कि प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट्स नियरर, मतलब अगर ये नियरर रहेगा तो यहाँ पे फास्ट मूव करेगा, यहाँ पे इस पोजिशन करेगा फास्ट, ठीक है। और प्लैनेट मूव स्लोअर व्हेन इट्स फारेस्ट फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो जब यहां से यहां जा रहा है तो एक एरिया बनाएगा, ये एक एरिया स्वैप कर लिया, ठीक है। और जब यहां से ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी एक एरिया स्वैप करेगा, ठीक है, ठीक है। अब मान लिया मैंने मान लिया कि जो प्लैनेट जो है वो यहां से यहां मूव करने में 1 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है, और यहां से यहां मूव करने में भी 1 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है। तो तुम ये देख करके बताओ कि ये ज्यादा एरिया ज्यादा लग रहा है या ये ज्यादा एरिया लग रहा सर राइट वाला। है, राइट वाला, वेरी गुड, क्योंकि यहां से यहां उसको ट्रेवल करने में काफी ज्यादा एरिया है, नहीं समझे, यहाँ से यहाँ ज्यादा उसको यस सर। ट्रेवल करना पड़ रहा है और यहाँ कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेकिन टाइम तो हमने सेम दिया है, तो यहाँ ज्यादा डिस्टेंस कवर करना तो फास्ट, मतलब तेजी से भागेगा ना वो, नहीं समझ में आया, यस सर आ गया। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या डिस्टेंस कम है तो ये स्लो स्लो आएगा, बात समझिए। तो यस। कैप्लर सेकेंड लॉ क्या बोल दिया, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट या द स्वेप इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम, ठीक है, इट स्वेप इक्वल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ में चलते हैं, सेकेंड लॉ तो आ गया समझ में हमें, अब थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई, चलिए देखते हैं। कैप्लर्स थर्ड लॉ बोलता है the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun,
मतलब हम लोग कैप्लस थर्ड लॉ पढ़, कैप्लस थर्ड लॉ, ठीक है। तो कैप्लस थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ये इलिप्स टाइप का है, यहाँ सन है, ठीक है, और ये प्लैनेट है, तो इसके जो बीच का डिस्टेंस जो है आर, उसको हम क्या रिलेशन देंगे। तो कह रहा था क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन is directly proportional to the square of time, is directly proportional to the square of time, है ना। it takes to move around the sun, तो ये कितना मूव अराउंड द सन कर रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये करूं, यहाँ पे आर क्या है और टी क्या है, आर में लिख देता हूँ, यहाँ पे आर क्या है, आर है हमारा मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, मतलब अराउंड द सन, यहाँ पे लिख देना अराउंड द सन, ठीक है। तो ये हमारा कैप्लस थर्ड लॉ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए देखते हैं। अब तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ने से पहले आपको आपको मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल होता है द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, आप जो भी बोलना बोल लो, फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक बिल्डिंग ले लिया मैंने, एक बिल्डिंग ले ली, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, उसने क्या किया, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, बॉल को क्या करा, ड्रॉप कर दिया। तो अभी मैंने क्या बोला, द फॉलिंग ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ। तो ये किसके टुवर्ड्स जा रहा है, अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है, क्योंकि नीचे तो अर्थ है ना मेरा, यहाँ पे अर्थ है, टुवर्ड द अर्थ जा रहा है, टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ का, अर्थ एक फोर्स लगा रही है, क्या फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है उस बॉडी को अपने तरफ, अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड द अर्थ विथ नो लॉन्गर, मतलब कि क्या बोल रहा है, मतलब कि अदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लगेगा उसमें, नो अदर फोर्स इन एक्शन, ठीक है, एक्टिंग ऑन इट, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। सच अ बॉडी इज कॉल्ड द फ्री फॉलिंग बॉडी। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा टर्म है भाई, कि एक बॉडी को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया, वो नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है भैया, अर्थ एक अट्रैक्शन पावर लगा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बॉडी नीचे जा रहा है। ये नीचे जा रहा है तो रीजन क्या है कि इसमें कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो अब तुम बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए कोई बॉडी नीचे गिर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो सर कोई और फोर्स लगना भी नहीं चाहिए, और लग भी नहीं रहा, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, राइट है सर। यस सर। लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा कि यहाँ पे एक फोर्स और लगेगी, बट अगर कोई नहीं लग रही है तो उसको तो हम लोग बोल देंगे फ्री फॉलिंग बॉडी। लेकिन कभी भी हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो एक और फोर्स लगता है जो उसके अपोजिट में लगता है, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो बोलोगे सर फ्रिक्शन के लिए तो मुझे सरफेस चाहिए सर, क्या चाहिए, सरफेस। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एयर के द्वारा लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, एयर के द्वारा लग रहा है। तो एयर फ्रिक्शन ना बोल करके हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसके अपोजिट में लगता है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो वहां पे बोलेंगे फ्री फॉलिंग हो रहा है। अगर एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर देंगे तो फ्री फॉलिंग हम फिर नहीं बोलेंगे, क्लियर है। तो चलिए, उसके बाद अगर मान लीजिए बॉडी नीचे अर्थ की तरफ गिर रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अगर मान लो ये मान लो बिल्डिंग था, अभी हमने क्या समझाया कि एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, एक बॉल को इसने ड्रॉप किया नीचे, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, ये अर्थ है, ठीक है।
अर्थ क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बॉल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऊपर से मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है एयर की तरफ से, तो उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, वो भी बोल दिया आपको कि एयर रेजिस्टेंस लगता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर भाई अगर बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा वहां पे, तो इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। तो इसका फिर डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब क्या हुआ, अब ये जब नीचे आ रहा है तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोल रहा है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा एक डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, अर्थ जब इसको अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा कर रही है यहाँ पे कम कर रही है, ऐसा समझ में। अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूअस एक फोर्स लगा रही है, कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इवन अर्थ के ऊपर आ भी जाता है तो तब भी वो फोर्स लगाती रहती है, छोड़ती नहीं है, ठीक है। हालांकि हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि हम लोग इतना ही यूज्ड टू हो गए तो हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। लेकिन अर्थ कंटिन्यूसली लगाते रहती है, ठीक है। तो फिर इसका ऐसा यूनिट फिर क्या बोलोगे, तो ऐसा यूनिट हम लोग मीटर सेकेंड स्क्वायर ही बोलेंगे, मीटर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बोलेंगे, ठीक है। इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो जी है वो एक तरह का एक्सेलरेशन ही तो है। अभी क्या बोला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए उसको स्मॉल जी से डिनोट कर दिया। हालांकि ये एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन का आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें एक बस एक नोट डाउन करके रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्मॉल जी जो है वो क्या होता है, does not depends on the mass of the falling object or smaller masses। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल जी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट और द स्मॉलर मासेस, ठीक है। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं डेरिवेशन क्या है, और ये कंडीशन भी हम लोग देखेंगे कि स्मॉल मासेस पे या उस पे क्यों नहीं ये कर रहा है, क्या वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर मान लो अभी जैसे मैंने बोला था कि बॉडी को मैं ऊपर से गिर रहा है, अर्थ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक है, अर्थ इस समय एक अट्रैक्टिंग बॉडी बन गया, मतलब दूसरा बॉडी है अर्थ। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग एफ इक्वल्स टू क्या बोलेंगे इसको, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बॉडी है, ठीक है। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इनटू मास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ये और ये सेम है तो इसको और इसको भी इक्वल रख सकते हो, तो लिख दिया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम एम हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। मुझे निकालना क्या था, एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए स्मॉल मासेस को हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने अभी तुमको स्टार्टिंग में बताया था ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसको जी से डिनोट करते हैं, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सबकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू आप पुट करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए हम भी जब भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा 9.8 लेते हैं, बट कभी कभी हम लोग 10 भी ले लेते हैं ड्यू टू ये जो डेसिमल वाला जो है वो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए,
और आंसर हमारा उसके नियर अबाउट ही आता है। तो अगर कैलकुलेशन करते समय अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 9.8 की जगह आप 10 ले लोगे, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि 9.8 ही लेना है तो फिर आप 9.8 लेना, ठीक है। अदरवाइज तुम 10 लेकर के कैलकुलेशन कर सकती हो, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यस एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक जो अभी मैंने बोला था कि स्मॉल जी क्या क्या पे डिपेंड नहीं करता है, तो मैंने बोला था जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक यहाँ पे एक बॉल को टांग दिया और यहाँ पे फेदर को टांग दिया, किसको, पंख को, ठीक है। और दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, थ्रो नहीं किया गया, ड्रॉप कर दिया गया। तो नीचे सबसे पहले कौन गिरेगा बताओ, आइसर, नीचे सबसे पहले कौन गिरेगा? ये बॉल का तो मास ज्यादा होगा, मान लो 5 केजी होगा, तो मास तो बहुत ज्यादा होगा इसका, ठीक है। तो कौन यस गिरेगा? सर, बॉल ही गिरेगी। ऑब्वियस सा बात है, सभी बोलेंगे कौन गिरेगा, बॉल गिरेगा नीचे, बॉल। और बाद में ये गिरेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको वैक्यूम में रख देता हूँ, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एयर नहीं होता है, अगर वहां पे मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, दोनों चीज, ठीक है, अगर मैं वैक्यूम में रखता हूं तो हम देखेंगे कि बॉल और फेदर दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, ठीक है। क्यों नीचे गिरेंगे अब बताता हूँ एक साथ। तुमको तभी बोला था मैंने कि अगर कोई भी, मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से गिर रहा है नीचे, मतलब कि अगर मैंने ड्रॉप करा, तो एक अपोजिट फोर्स भी लगता है जिसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो बॉल और फेदर में इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा यस लगने के कारण ये नीचे लेट से पहुंच, आया समझ में। और यहाँ पे क्या यस है सर। कि वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचे, मास अलग अलग होने के कारण भी। नहीं आया समझ में? आगे सर। इससे ये पता चल गया जी स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट और द क्या स्मॉलर, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कुछ आप लोगों आपको बताया है, ठीक है। और लाइक आगे ये जितना भी कराया मैंने उसका नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।